हेलो एवरीवन। सो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का चैप्टर 2 हमने स्टार्ट कर दिया था, है ना। पार्ट 1 आ चुका है और ये पार्ट 2 है। तो इस पार्ट 2 में हम लोग आगे देखने वाले हैं कि कौन कौन से सेक्टर्स का क्या क्या कंडीशन रहा इंडियन इकोनॉमी का ड्यूरिंग 1950 टू 1990। सो हमने पिछले वीडियो में ये भी डिस्कस किया था कि इस चैप्टर में 1950 टू 1990 ही क्यों पढ़ना है, इंडियन इकोनॉमी इसी फेज में हमें क्यों पढ़ना है और क्या सब कंडीशंस थे हमारे इंडिपेंडेंस के टाइम और क्या क्या पॉलिसीज बनाई जा रही थी। सो अब हम लोग सेक्टर के बारे में पढ़ेंगे, जैसे एग्रीकल्चरल सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, फॉरेन ट्रेड, इन सभी के बारे में पर्टिकुलरली पढ़ने वाले हैं। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं एग्रीकल्चरल सेक्टर से। सो अब यहाँ पे आप देखो कि हमारा जो इकोनॉमी इंडिपेंडेंट हुआ, तो इंडिपेंडेंट के टाइम में एग्रीकल्चर का सिचुएशन क्या था। ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल तो हमने देख लिया, प्री इंडिपेंडेंस हमने देख लिया था कि इंडिपेंडेंस से पहले क्या सिचुएशंस था एग्रीकल्चर का। तो उसको थोड़ा सा रिकैप भी करते हैं और फिर ये भी हम लोग जानेंगे कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्या क्या पॉलिसीज बनाई गई हमारे गवर्नमेंट के द्वारा। चलो तो इसमें हम लोग देख लेते हैं, जैसे एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस बिगन थाउजेंड्स ऑफ ईयर अगो एंड इट हैज बीन अ लिटरल पार्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी बोथ बिफोर एंड आफ्टर इंडिपेंडेंस. Before 1947, the Indian agriculture sector contributed more than 90% of the total national income of India. So ये हमने पहले भी डिस्कस कर रखा है कि हमारे कंट्री में मेजर जो ऑक्यूपेशन का जो सोर्स रहा है वो एग्रीकल्चर रहा है ना। सो एग्रीकल्चर में यहाँ पे स्टार्टिंग फेजेस में तो 90% पॉपुलेशन जो था वो एग्रीकल्चर और उसके अलाइड एक्टिविटीज में जुड़ा हुआ था। और ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस भी हमने देखा था ऑलमोस्ट 70 to 80% तो जो पॉपुलेशन था वो एग्रीकल्चर में इंगेज था ही। लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट में काफी डाउनफॉल देखना पड़ा इस एग्रीकल्चर सेक्टर को, है ना, क्योंकि ब्रिटिशर्स कुछ इसमें इन्वेस्ट नहीं कर रहे थे, बस यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर रहे थे। और अलग अलग उनका जो एक्सप्लॉयटेटिव पॉलिसीज होता था, जैसे जमींदारी सिस्टम हो गया, फोर्सफुल कॉमर्शियलाइजेशन हो गया, है ना, इन सभी के वजह से हमारा जो सेक्टर है एग्रीकल्चर सेक्टर जो था उस समय काफी वो स्टैग्नेशन या कांस्टेंट डिग्रेडेशन को फेस कर रहा था। चलो आगे हम लोग बढ़ते हैं। फीचर्स और प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर ड्यूरिंग 1950 टू 1990। सो कुछ एग्रीकल्चर के प्रॉब्लम्स को हम लोग अभी देखेंगे। सो सबसे पहला है लो प्रोडक्टिविटी। सो ये लो प्रोडक्टिविटी हमारा कैरीड हो रहा है, कब से लो प्रोडक्टिविटी कैरीड हो रहा है हमारा ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल से। सो लो प्रोडक्टिविटी किन किन चीजों में था, तो लो प्रोडक्टिविटी था हमारा लैंड प्रोडक्टिविटी एंड लेबर प्रोडक्टिविटी, दोनों लो था। लैंड प्रोडक्टिविटी कैसे, तो लैक ऑफ फर्टिलिटी ऑफ लैंड, है ना, और फिर बहुत सारे हमारे कारण थे जैसे लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज। सो प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटीज ना होने के वजह से भी लैंड प्रोडक्टिविटी लो था। फर्टिलाइजर्स का उतना इस्तेमाल नहीं होता था। दूसरा बात था कि लेबर प्रोडक्टिविटी भी काफी लो था। तो बहुत सारे कारणों की वजह से लेबर प्रोडक्टिविटी लो था, ये हमने चैप्टर 1 में पढ़ रखा है, ठीक है। सो उस टाइम भी, अब जैसे एक दिन में तो हमारा एग्रीकल्चर का सिचुएशन सही नहीं हो जाएगा, है ना। जैसे ब्रिटिशर से हमारा कंट्री आजाद हुआ 1947 में, तो इस दौरान जो भी रहा होगा सिचुएशन, एक दिन के बाद वो चेंज तो नहीं हो जाएगा और चेंज होने में काफी समय भी लगेगा हमारा, ठीक है। सो पहला तो प्रॉब्लम था लो प्रोडक्टिविटी। सेकेंड प्रॉब्लम था डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। नाउ डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट किसे कहते हैं, अब जैसे देखो इसे हिडन अनएम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट को हिडन अनएम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं। अब यहाँ पे ये आखिर है क्या, किस तरह का हिडन अनएम्प्लॉयमेंट है। सो सपोज करो कि ये एक पैच ऑफ लैंड है। सो लैंड के ही थ्रू भी समझ लेते हैं, और भी बहुत एग्जांपल्स को हम लोग यहाँ पे ले सकते हैं। सो अगर ये पैच ऑफ लैंड है और इसमें 6 पर्सन या 6 लोगों का यहाँ पे जरूरत है, ठीक है, 6 लोग यहाँ पे अगर काम कर रहे हैं तो ऑप्टिमम यहाँ पे यूटिलिटी हमारा मिल जाएगा और ऑप्टिमम प्रोडक्शन यहाँ पे हो सकता है। इसके अलावा हमें लोगों का जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर 6 से ज्यादा, मान लेते हैं कि 6 यहाँ पे 10 लोग एम्प्लॉयड है, इतने ही में 6 लोगों का ही जरूरत था लेकिन वहां पे भी 10 लोग एम्प्लॉयड है, तो पर यूनिट जो प्रोडक्टिविटी है वो क्या होगा, कम इस्तेमाल होगा, ठीक है। और जो भी आउटपुट होगा, आउटपुट तो ऐसा नहीं है कि 6 के जगह पे अगर 10 करेंगे तो आउटपुट बढ़ जाएगा, आउटपुट सेम रहेगा, लेकिन अब उसी आउटपुट में 10 लोगों में बांटना पड़ेगा और जहां पे 6 लोगों का बांटने का जरूरत था। ये आप ऐसे भी देख सकते हो कि अगर मान लो ये एक रोटी है, ठीक है, इसमें 2 लोग आसानी से यहाँ पे इसको कंज्यूम कर सकते हैं। अब इसमें
में 4 लोग आ गए तो पर यूनिट क्या हो जाएगा, लोगों का जो क्वांटिटी है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट भी वही है कि जितना जरूरत है, जरूरत से ज्यादा अगर लोग एम्प्लॉयड होंगे किसी भी एम्प्लॉयमेंट सेक्टर में, सो दैट विल बी कंसीडर्ड एज डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। और हमारे कंट्री में जैसे ये क्या था, पॉपुलेशन का अधिकतर हिस्सा जो था वो एग्रीकल्चर सेक्टर में ही इन्वॉल्व था, ठीक है, एग्रीकल्चर सेक्टर में ही एम्प्लॉयड था। तो उसके बावजूद भी क्या हो रहा था कि प्रोडक्टिविटी कम ही हो रहा था। सो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कोई हमारा एक तरह का रास्ता नहीं निकालता है, इनफैक्ट वो हिडन अनएम्प्लॉयमेंट का एक सिचुएशन। नेक्स्ट, इनस्टेबिलिटी। सो इनस्टेबिलिटी किन चीजों में था, द बिगेस्ट प्रॉब्लम फेस्ड बाय इंडियन एग्रीकल्चर इज इनस्टेबिलिटी इन द मॉनसून सीजन। The production of crop fluctuates as the monsoon keeps on fluctuating. So monsoon का कोई फिक्स यहाँ पे तय नहीं है कि इतनी ही बारिश होगी, है ना, इसी टाइम पे बारिश होगी, ठीक है। सो बारिश कभी ज्यादा भी हो सकता था, कम भी हो जाता था। तो और बेसिकली क्या था कि एग्रीकल्चर सेक्टर अधिकतर किन चीजों पे यहाँ पे डिपेंडेंट रहता था, तो मॉनसून पे, इरिगेशन फैसिलिटीज के लिए वो मॉनसून पे डिपेंडेंट होने के कारण यहाँ पे इनस्टेबिलिटी था, क्योंकि मॉनसून फ्लक्चुएट कर रहा है। दिस लीड टू शॉर्टेज ऑफ फूड ऑल अराउंड द कंट्री विच फर्दर लीड्स टू राइज इन प्राइस एंड एम्प्लॉयमेंट फ्लक्चुएशंस, ठीक है। सो ये तीसरा प्रॉब्लम था हमारा। फिर और क्या प्रॉब्लम था, सबसिस्टेंस फार्मिंग। द नेक्स्ट प्रॉब्लम इज सबसिस्टेंस फार्मिंग। नाउ व्हाट इज सबसिस्टेंस फार्मिंग? सबसिस्टेंस फार्मिंग का मतलब क्या कि जब भी जो क्रॉप्स है उसको ग्रो किया जा रहा है फॉर ओन यूज, है ना, कोई उसके सरप्लस या ट्रेड करने के लिए नहीं किया जा रहा है, उस प्रोडक्ट को सेल करने के लिए नहीं किया जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ सेल्फ कंजम्पशन के लिए अगर क्रॉप अगर ग्रो किया जाता है, सो दैट इज कंसीडर्ड एज सबसिस्टेंस फार्मिंग। और हमारी कंट्री में शुरुआती से ही सबसिस्टेंस फार्मिंग का चलन रहा है, स्टार्टिंग से ही। सो लोग सबसिस्टेंस फार्मिंग ज्यादा करते हैं, और इसके बजाय कि उन्हें कॉमर्शलाइजेशन पे भी थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। तो एक ये भी प्रॉब्लम था कि अगर लोग अपने लिए अगर क्रॉप्स को ग्रो कर रहे हैं, सो सरप्लस उनके पास नहीं है और वैसे वैसे एरियाज तक वो नहीं पहुंचा पाएंगे जहाँ पे फूड क्रॉप्स की कमी है और जहाँ पे खेती नहीं हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट है आउटडेटेड टेक्नोलॉजी। जो एग्रीकल्चर सेक्टर थे उसमें टेक्नोलॉजी, ऑब्सोलीट टेक्नोलॉजीज, जो आउटडेटेड टेक्नोलॉजीज थे उनका इस्तेमाल किया जा रहा था। हार्वेस्टिंग मशीन्स भी पुराने ही थे। हार्वेस्टिंग वाज जनरली डन मैनुअली एंड वाज वेरी टीडियस। सो अभी भी आप छोटे अगर आपको गांव वगैरह आपको घूमने का अगर मौका मिले, सो छोटा अगर पैच ऑफ लैंड है वहां पे अगर आप देखोगे कि क्रॉप्स अगर हुआ है, मोस्टली आप राइस और व्हीट में ही आप देख सकते हो। सो राइस और व्हीट में आप जब देखोगे तो जब हार्वेस्टिंग का समय आता है और हार्वेस्ट होता है, तो एक तो हार्वेस्टिंग जनरली मैनुअली ही हो रहा है, ठीक है। दूसरा, अब उसमें भी क्या हो रहा है कि क्रॉप्स को निकालने का एक तरीका होता है, सो वो क्या हो जाता है, वो मैनुअली ही कर रहे हैं। आप देखोगे कि क्रॉप्स को एक बड़े से वो बेड या चौकी जिसे कहते हैं, तो उस पे वो पीट पीट के उसको जो प्रोडक्ट्स होता है ना, जो क्रॉप्स होते हैं, तो वो जैसे राइस हो गया, व्हीट हो गया, उसको अलग किया जाता है। और आप अगर पूरे वर्ल्ड में अगर देखो तो दुनिया कहाँ से कहाँ निकल गया है कि सिर्फ और सिर्फ क्या हो रहा है कि मशीन के थ्रू ये सब काम हो जा रहा है, कि हार्वेस्ट भी हो जा रहा है क्रॉप्स का, जो कटाई होता है वो कटाई भी हो जा रहा है मशीन के थ्रू, और उसमें वो सेपरेशन जो होता है क्रॉप्स का और जो भी अनवांटेड चीजें होती हैं, सो वो सब कुछ हो जा रहा है मशीन के थ्रू। और हमारे कंट्री में अभी भी बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे टेक्नोलॉजी, प्रॉपर डेवलप्ड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। नेक्स्ट है कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टेनेंट एंड लैंडलॉर्ड। टेनेंट एंड लैंडलॉर्ड में कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे हमेशा चलते रहता था। तो ये अभी हमारा ना स्टार्टिंग फेज का बात किया जा रहा है कि 1950 के दौरान ये क्या सिचुएशन था। तो जो जमींदारी सिस्टम आया था और अधिकतर जो लैंड जो ले लिया गया था और किसको दे दिया गया था, लैंडलॉर्ड्स को, जमींदार्स को दे दिया गया था। सो वही इंडिपेंडेंस के बाद भी आगे कंटिन्यू हुआ कुछ समय तक, ठीक है। नेक्स्ट है पॉलिसीज फॉर ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर। सो एग्रीकल्चर के ग्रोथ के लिए यहाँ पे कुछ रिफॉर्म्स आए, जिसमें से दो मेजर हमें पढ़ना है, लैंड रिफॉर्म्स एंड ग्रीन रिवॉल्यूशन, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं हम लोग लैंड रिफॉर्म्स से। सो लैंड रिफॉर्म्स आखिर क्या है और इसमें क्या क्या चीजें हमें पढ़नी है। सो लैंड रिफॉर्म्स रेफर टू चेंज इन ओनरशिप, tenancy and management of land holding. It refers to growth in the agroeconomic organization. Land reform measures and policies relating to redistribution of land, regulation of rent, improving the conditions of tenancy and agricultural education
सो अब आप यहाँ पे देखो कि लैंड रिफॉर्म्स में हमारे मेजर चीजें आएंगी, जो इंटरमीडिएट्स थे, जमींदारी सिस्टम था, उसको हटाने का यहाँ पे बात किया गया। ठीक है, जो रेगुलेशन था रेंट का, उस पे यहाँ पे इम्प्रोवाइजेशन किया गया। इम्प्रूविंग द कंडीशन ऑफ टेनेंसी, एग्रीकल्चर एजुकेशन, लोगों को एजुकेट करने का काम किया गया। So at the time of independence, land tenure system was characterized by intermediaries, variously called zamindars, jagirdars, ये इन्हें कहा जाता था, who merely collected rent from actual tillers of the soil without contributing towards improvement on the farm, है ना। एक तो वो उनसे रेंट भी कलेक्ट करते थे और कोई भी तरह का इम्प्रूवमेंट नहीं किया जा रहा था। सो इसमें दो मेजर्स हैं जो लैंड रिफॉर्म्स में हमें पढ़ने हैं। एक है एबोलिशन ऑफ इंटरमीडिएरीज टू मेक द फार्मर्स द ओनर ऑफ लैंड। यहाँ पे क्या हुआ, पहला यहाँ पे काम किया गया कि एबोलिशन ऑफ इंटरमीडिएरीज। इंटरमीडिएरीज कौन थे, जो जमींदार थे, उनको एबोलिश किया गया, उनको हटाया जा रहा था। ठीक है, सो गवर्नमेंट टुक वेरियस स्टेप टू एबोलिश इंटरमीडिएरीज एंड मेक टिलर्स ओनर्स ऑफ लैंड। Abolition of intermediaries brought 200 lakh tenants into direct contact with government. So देखो 200 लाख टेनेंट को डायरेक्ट गवर्नमेंट से के कांटेक्ट में यहाँ पे ले आया, जो कि गवर्नमेंट के डायरेक्ट वो कांटेक्ट में नहीं थे, वो इंटरमीडियरीज के थ्रू ऑप्ट करते थे और इंटरमीडियरीज ही उनके बिहाफ में गवर्नमेंट से बात करती थी और जो भी पॉलिसीज था वो उनके थ्रू बात होता था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या किया गया, इस पॉलिसी के थ्रू इंटरमीडियरीज को हटा दिया गया कि डायरेक्ट जो फार्मर्स हैं अब वो इस चीजों का इंजॉय मतलब ये कर पाए, जो भी एक्चुअल पॉलिसीज मेजर्स लाया जा रहा है एक्चुअली इंजॉय वही कर पाए जो एक्चुअल टिलर्स ऑफ द सॉइल है ना, ना कि जो जमींदार्स हैं, इंटरमीडियरीज है, जो जागीरदार्स हैं, उनके थ्रू कोई भी बेनिफिट यहाँ पे फालतू का बेनिफिट उन्हें नहीं मिले। ठीक है, अननेसेसरी कोई बेनिफिट उन्हें नहीं मिलना चाहिए विदाउट एनी वर्क। So however the goal of equity was not fully served because of the following reasons. So equity ये मेन यहाँ पे एम था, जैसे आपने देखा कि 5 years का जो गोल्स भी था, सो उसमें से एक इक्विटी आता है। सो इक्विटी पूरी तरह से सर्व नहीं हो पाया। सो बहुत सारे कारण हो सकते हैं इसके, जैसे कुछ कारण यहाँ पे लिस्टेड है। In some areas, farmer zamindars continue to own large areas of land by making use of some loopholes in legislation. सो देखो होता क्या है ना कि हमारे जैसे कि कंट्री है, वो कंट्री अभी आज़ाद हुआ है, तो उसमें जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बन रहे हैं, सो ऑब्वियस बात है कि कुछ ना कुछ लूप होल्स होंगे ही। ठीक है, जिस लूप होल का फायदा उठा के जो ये जमींदार थे, ये क्या कर रहे थे, अपने लैंड को नहीं छोड़ रहे थे। ठीक है, इन सम केसेस टेनेंट्स वर एविक्टेड एंड जमींदार्स क्लेम टू बी सेल्फ कल्टिवेटर्स। सो बहुत सारे एरियाज में जमींदार्स ने क्या किया, जो टेनेंट्स थे यानी एक्चुअल फार्मर्स थे, उन्हें हटा दिया, है ना, उन्हें भगा दिया, एविक्ट कर दिया और खुद वहां पे सेल्फ कल्टीवेटर अपने आप को शो करने लगे गवर्नमेंट को कि हम ही इस लैंड में कल्टीवेट हम ही कर रहे हैं, फार्मिंग हम ही कर रहे हैं, वी आर द एक्चुअल टेनेंट्स, है ना, वी आर द एक्चुअल फार्मर्स और द टिलर्स ऑफ द सॉइल। ये फेक एक तरीके से उन्होंने बताया गवर्नमेंट को कि हम ही यहाँ पे खेती करते हैं। ठीक है, next, even after getting ownership of land, poorest of agricultural laborers did not benefit from the reforms. अब यहाँ पे लैंड वापस होने के बावजूद भी जो पुअर फार्मर्स थे, जो एग्रीकल्चरल लेबर्स थे, उन्हें कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा था लैंड रिफॉर्म्स का। कि अब लैंड तो आ गया, लेकिन उसके लिए उनके पास जो सीड है वो कहाँ से आएगा, फर्टिलाइजर्स है वो कहाँ से आएगा, मॉडर्न इक्विपमेंट्स है वो कैसे आएगा। सो उन्हें फिर भी प्रॉब्लम्स का सामना करना ही पड़ रहा था लैंड मिलने के बाद भी। नेक्स्ट है दूसरा, यहाँ पे पॉलिसीज अपनाया गया लैंड सीलिंग जिसे कहते हैं, यानी सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग। लैंड सीलिंग आखिर क्या होता है? सो लैंड सीलिंग refers to fixing the specified limit of land which could be owned by individual. So अब यहाँ पे एक क्या किया, मार्क किया गया, एक बेंचमार्क बना दिया गया कि इससे ज्यादा अगर किसी के पास लैंड है, इट विल बी टेकन बाय गवर्नमेंट, है ना। सो एक पर्टिकुलर यहाँ पे क्या किया गया, लैंड फिक्सेशन कर दिया गया कि इतना एरिया से ज्यादा अगर जिसके पास लैंड होल्डिंग्स होगा वो फिर चला जाएगा किसके पास, वो गवर्नमेंट का चला जाएगा। और गवर्नमेंट क्या करेगी उसको, सो गवर्नमेंट जो लैंडलेस फार्मर्स हैं उनमें बांट देगी, जो स्मॉल फार्मर्स हैं उन्हें दे देगी। ठीक है, तो इस तरह से इक्विटी मेंटेन करने का और इक्विटी लाने का यहाँ पे एक पॉलिसी अपनाया गया लैंड सीलिंग का। However, land ceiling legislation was challenged by big landlords. They delayed its implementation.
They delayed time. This delay time was used by them to get land registered in the name of close relatives, thereby escaping from the legislation. अब देखो होता क्या है ना कि बहुत समय तक कोई अगर किसी पावर को या ऑथोरिटी को होल्ड करता है तो वो उसको इतनी आसानी से तो जाने देगा नहीं, है ना। जो इतने समय वो राज कर रहा है, इतने सारी चीजों को वो भोग रहा है, ठीक है, अब वो आसानी से उतना वो लैंड जो होगा वो अपने हाथ से जाने तो देगा नहीं, ठीक है। और उतने जब उसके पास पैसे आ जाएंगे तो उसके पास लिंक्स भी बहुत सारे डेवलप्ड होंगे। और हम ये ऐसा अज्यूम नहीं कर सकते हैं कि हमारा कंट्री जब इंडिपेंडेंट हुआ तो हर एक पर्सन वहां पे क्या होगा, सच्चा ही होगा, है ना। कोई ऐसा पर्सन नहीं होगा जो करप्ट नहीं होगा, ऐसा हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो हर जगह अब जैसे लोग हैं, गवर्नमेंट बना, ऑफिशियल्स बना, ऑथोरिटीज बनी, तो वहां पे वही लोग जा रहे हैं, है ना। हो सकता है कि बहुत सारे जो लोग जो होंगे जो रिच कैटेगरीज से बिलोंग करते होंगे वो वहां जा रहे हैं। सो वो, और हो सकता है कि जो लैंड यहाँ पे लैंड ओनर्स होंगे या फिर जिसे जमींदार कहा जाता है उनके भी फैमिलीज रिलेटिव्स कहीं ना कहीं उस ऑफिशियल ऑफिस में काम करते हों, है ना। सो करप्शन की वजह से भी उनके पास ये पावर फिर से बैक हो सकता था। ऐसा हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि हर एक कोई सच्चा ही होगा, ठीक है। और हमारे कंट्री में शुरू से ही, या हमारे कंट्री में क्या, हर एक कंट्री में करप्शन एक बहुत ही ऐसा अगर हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ये कीड़े की तरह हमारे कंट्री को क्या कर रहा है, वो खा रहा है या कमजोर करते चला जा रहा है, एक दीमक की तरह, है ना। सो करप्शन हमेशा से रहा है और जहां लोग रहेंगे वहां पे हर एक लोग सच्चा नहीं ही होता है। सो इसके वजह से भी ऐसा हमारा प्रॉब्लम देखा गया, ठीक है। सो टेनेंसी रेगुलेशन टू इम्प्रूव कॉन्ट्रैक्चुअल टर्म्स इंक्लूडिंग सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, उन्होंने उस टाइम क्या किया कि समय लिया, और समय लेने के दौरान उन्होंने क्या किया कि अपने लैंड्स को, अब जैसे घर के कुछ लोग हैं या रिलेटिव्स हैं उनको अलग अलग मालिक बना दिया गया कि अब ये पर्सन के पास इतना ही लैंड होल्डिंग है, ये पर्सन के पास इतना है, ये पर्सन, अब ये सभी एक फैमिली के ही हिस्से हैं, है ना। सो पर्सन वाइज पर्सन यहाँ पे अब लैंड क्या कर दिया गया, बांट दिया गया, ठीक है। अब इससे वो बच जा रहे थे, ये सब कुछ लूप होल्स था, इससे वो बच जाते थे, है ना। एक्चुअल वो ओनर वही रह जाते थे। अटेम्प्ट टू कंसोलिडेट disparate land holdings, encouragement of cooperative joint farming, सेटलमेंट एंड रेगुलेशन ऑफ टेंडेंसी, तो ये सभी कुछ प्रॉब्लम्स थे जो मेजरली ये क्या था कि लेजिस्लेशन लॉ से बचने का ही इनका उपाय था। लैंड रिफॉर्म्स वर फाउंड टू बी सक्सेसफुल इन केरला एंड वेस्ट बंगाल as they were committed to this policy. Other states, however, did not show the same level of improvement. So हमने एक तो यहाँ पे पार्ट पढ़ लिया कि जो हमारा पार्ट क्या था, उस पार्ट में हमने पढ़ा कि लैंड रिफॉर्म्स क्या हुए। लैंड रिफॉर्म्स में दो चीजें आई, एक एबोलिशन ऑफ इंटरमीडिएरीज और दूसरा लैंड सीलिंग के बारे में हमने बात किया। नेक्स्ट है ग्रीन रिवॉल्यूशन। सो ग्रीन रिवॉल्यूशन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फेज है और जिसने हमें सेल्फ सफिशिएंसी जैसे गोल को अटेन करने में मदद किया। सो ये हमारा ग्रीन रिवॉल्यूशन आखिर क्या कहता है और इसमें मेजरली हमें क्या पढ़ने हैं। So green revolution refers to large increase in production of food grains due to use of high yielding variety seeds. So high yielding variety यानी green revolution में यहाँ पे क्या हुआ कि अब जैसे हमारा एग्रीकल्चरल सेक्टर लो प्रोडक्टिविटी से ग्रस्त था, है ना, लो प्रोडक्टिविटी फेस कर रहा था। सो लो प्रोडक्टिविटी से हमारा हाई प्रोडक्टिविटी के तरफ जो मूवमेंट है वो ग्रीन रिवॉल्यूशन के वजह से हुआ। तो उसमें मेजर चीजें क्या आई थी, और जो मेजर चीजें थी वो है हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, HYV सीड्स, ठीक है। और दूसरा था फर्टिलाइजर्स का भी इस्तेमाल करना, ये मेनली हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स के लिए ही जरूरी थी। सो द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय MS स्वामीनाथन, नोन एज फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया। सो इंडिया में आपसे अगर पूछा जाए कि हु इज नोन एज द फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन, सो MS स्वामीनाथन, ठीक है। लेकिन अगर ग्लोबली अगर बात किया जाए, है ना, ग्लोबली अगर बात किया जाए तो ग्लोबली जो फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है, नॉर्मन बोरलॉग, ठीक है। नॉर्मन बोरलॉग इज नोन एज फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन ग्लोबली। लेकिन इंडिया में अगर बात किया जाए तो इंडिया में कौन है, इंडिया में MS स्वामीनाथन है। इन्होंने इंट्रोड्यूस किया ग्रीन रिवॉल्यूशन और HYV सीड्स का जो कॉन्सेप्ट था, और मोस्टली ये जो HYV सीड का जो कॉन्सेप्ट था वो राइस और व्हीट में था, और सभी क्रॉप्स में यहाँ पे HYV सीड्स को नहीं देखा गया या बहुत कम देखा गया, जैसे पल्सेस वगैरह में नहीं देखा गया। सो मोस्टली
यहाँ पे वीट और यहाँ पे राइस के फूड ग्रेन्स में यहाँ पे देखा गया HYV सीड्स, और ग्रीन रिवॉल्यूशन मेनली उसी में आया। सो इट रेफर्स टू अ पीरियड, अच्छा ये सबसे पहला 1965 में आया था। It refers to a period when India has a tremendous increase in agricultural production with the uses of high-yielding seeds, techniques and modern tools such as tractors, pesticides, fertilizers, improved irrigation facilities, etc. The Green Revolution mainly focused on three elements. They were expansion of agricultural land, the practice of double cropping system, that is growing two crops in a year, uses of high yielding crops and seeds with improved genetics. So mainly high yielding variety seeds को लेके आया गया, डबल क्रॉपिंग सिस्टम की एक साल में दो क्रॉपिंग सिस्टम को हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, और एग्रीकल्चर का एक्सपेंशन हमें करना है, एग्रीकल्चर लैंड का एक्सपेंशन करना है, ये सोच लेके ग्रीन रिवॉल्यूशन को आगे बढ़ाया गया। सो ग्रीन रिवॉल्यूशन जो है वो हम लोग एक्सपीरियंस किए हम लोग दो फेजेस में, ये सक्सेस दो फेजेस में हमें मिला है। सो इसमें क्या क्या है, इन द फर्स्ट फेज, तो फर्स्ट फेज में कब आया, तो मिड 60s टू 70s, सो जैसे 1965 में इंट्रोड्यूस किया गया था। द यूज ऑफ HYV सीड्स वाज रेस्ट्रिक्टेड टू मोर एफ्लुएंट स्टेट्स लाइक पंजाब, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। फर्दर द यूज ऑफ HYV सीड्स प्राइमरली बेनिफिटेड द व्हीट ग्रोइंग रीजन्स ओनली। ठीक है, सो स्टार्टिंग में ये व्हीट ग्रोइंग रीजन्स में ज़्यादा इफेक्ट किया था, ठीक है, और ज़्यादा सक्सेस पंजाब जैसे स्टेट्स में, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, इन सभी स्टेट्स में यह ज़्यादा सक्सेस किया 1960s टू 70s में। इन द सेकेंड फेज जो 1970s टू मिड 80s यहाँ पे देखा गया, द HYV टेक्नोलॉजी स्प्रेड अ लार्ज नंबर ऑफ स्टेट्स एंड बेनिफिटेड मोर वेराइटी ऑफ क्रॉप्स। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, इंपॉर्टेंट इफेक्ट्स ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन। सो देखो ग्रीन रिवॉल्यूशन से आपका क्वेश्चन बिल्कुल बनेगा ही बनेगा, तो ग्रीन रिवॉल्यूशन अच्छे ढंग से पढ़ना है, ठीक है। इसमें ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या होता है, HYV सीड्स पे थोड़ा सा हमें बताना है, और इंपॉर्टेंट इफेक्ट्स जो इसके हैं या फीचर जिसे हम लोग कह सकते हैं वो हमें देखना है। सो ग्रीन रिवॉल्यूशन का इफेक्ट क्या यहाँ पे निकला, सो अटेनिंग मार्केटेबल सरप्लस। मार्केटेबल सरप्लस यहाँ पे क्या होता है, इट रेफर्स टू दैट पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस विच इज सोल्ड इन द मार्केट बाय फार्मर्स आफ्टर मीटिंग देयर ओन कंजम्पशन रिक्वायरमेंट। सो अपना रिक्वायरमेंट फार्मर्स पूरा करने के बाद उनके पास एक्स्ट्रा जो अगर क्रॉप्स बचता है, दैट इज सरप्लस, दैट इज मार्केटेबल सरप्लस, जिसे वो सेल कर सकते हैं मार्केट में, ठीक है। सो मार्केटेबल सरप्लस एक समय ऐसा था जहां पे हमारे पास क्रॉप अवेलेबल नहीं थे, हमें इंपोर्ट करवाना पड़ रहा था, है ना, दूसरे कंट्री से हमें इंपोर्ट करवाना पड़ रहा था, और आज के डेट में इतना सरप्लस हो गया कि हम लोग एक्सपोर्ट भी कर सकते थे। Fortunately, a good production of rice and wheat produced during Green Revolution period was sold by the farmers in the market. Next, buffer stock of food grains. Buffer stock, इतना हमारे पास crops हो गया कि हम लोग buffer stock maintain कर सके food grains का। So the Green Revolution enabled the government to procure sufficient amount of food grains to build a stock which could be used in times of food shortage. So buffer stock ऐसे हम buffer stock हम लोग क्या कहते हैं कि स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन्स को बफर स्टॉक कहते हैं, जो गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पे क्या किया जाता है, रिजर्व किया जाता है, कि जिसे हम लोग कि अगर फूड शॉर्टेज हो तो उस दौरान उसका इस्तेमाल किया जा सके, ठीक है। नेक्स्ट है बेनिफिट टू लो इनकम ग्रुप। सो लो इनकम ग्रुप्स को भी काफी बेनिफिट मिला, एज लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ फूड ग्रेन वाज सोल्ड बाय द फार्मर्स इन द मार्केट, their price declined relative to other items of consumption which benefit the low income group. तो अब जैसे देखो कि जो चीज आसानी से अवेलेबल होगा तो ऑब्वियसली उसका प्राइस कम होगा, और जो चीज रेयर होगा, कम होगा, तो उसका प्राइस ज्यादा होगा। तो HYV सीड्स के वजह से, ग्रीन रिवॉल्यूशन की वजह से एक्स्ट्रा हमारे पास सरप्लस था, और इसके वजह से फूड ग्रेन्स का प्राइसिंग कम हो गया। जो लो इनकम ग्रुप्स और पुअर जो पीपल थे उनके पास भी फूड ग्रेन्स आसानी से पहुंचने लगा। नेक्स्ट है डिस्प्यूट ओवर सब्सिडीज टू एग्रीकल्चर। सो सब्सिडीज को लेके, अब यहाँ पे सब्सिडीज क्या होता है ये हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। सो सब्सिडीज किसे कहते हैं, कि सब्सिडीज क्या है, फाइनेंशियल असिस्टेंस है, ठीक है। फाइनेंशियल असिस्टेंस, अगर गवर्नमेंट के द्वारा कुछ फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जा रहा है फार्मर्स को, सो उसे सब्सिडीज कहते हैं, ठीक है। फाइनेंशियल असिस्टेंस किस वजह से, क्यों दिया जा रहा है फाइनेंशियल असिस्टेंस, सो ग्रीन रिवॉल्यूशन में यहाँ पे HYV सीड्स जरूरी हो गया, HYV सीड्स आया, सो HYV सीड्स परचेज करने के लिए सब्सिडीज, फर्टिलाइजर्स, केमिकल, यहाँ पे हमारे जो फर्टिलाइजर्स थे
उनको परचेज करने के लिए, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, इनको परचेज करने के लिए सब्सिडीज का जरूरत था। ठीक है, क्योंकि जो यहाँ पे एक बात और आप यहाँ पे ध्यान रखो कि HYV सीड्स के लिए ना फर्टिलाइजर्स बहुत ज्यादा जरूरी था, है ना। 6 to 10 टाइम्स वाटर चाहिए था इस HYV सीड्स को, यानी इरिगेशन फैसिलिटीज भी प्रॉपर इनके पास इन्हें मौजूद होने चाहिए। ठीक है, HYV सीड्स को प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटीज, जो नॉर्मल सीड क्रॉप्स थे सो उनसे 4 to 10 टाइम्स, यहाँ पे 6 to 10 टाइम्स ज्यादा, ठीक है, ज्यादा इरिगेशन फैसिलिटीज का जरूरत था। ठीक है, फिर उसके बाद इसमें फर्टिलाइजर्स का जरूरत था, इसमें इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स, क्योंकि यहाँ पे ये आसानी से पेस्ट के द्वारा ये किल किए जा सकते थे, पेस्ट लगने का इसमें चांसेस बहुत ज्यादा था। ठीक है, नॉर्मल फूड क्रॉप से ज्यादा था यहाँ पे, ठीक है, पेस्ट लगने का चांसेस। सो पेस्टिसाइड्स भी कंपलसरी हो गया, इंसेक्टिसाइड्स भी कंपलसरी हो गया। ठीक है, और यहाँ पे इरिगेशन फैसिलिटीज भी कंपलसरी हो गया, और HYV सीड्स का भी प्राइसिंग एक अलग ही लेवल पे चल रहा था उस टाइम। सो इसके लिए सब्सिडीज प्रोवाइड करा रही थी गवर्नमेंट। अब यहाँ पे जो डिस्प्यूट आया है ना, कि कुछ बहुत यहाँ पे गवर्नमेंट के जो लोग थे उसमें किसी का मत ये था कि सब्सिडीज को बंद कर देना चाहिए, और किन्हीं का मत था कि सब्सिडीज को प्रोवाइड करना चाहिए। सो डिस्प्यूट ओवर सब्सिडीज टू एग्रीकल्चर, ये अभी हम लोग देखने वाले हैं। चलो, तो इसमें कुछ लोग क्या थे, फेवर में थे, और कुछ लोग अगेंस्ट में थे। यूजुअली सब्सिडीज आर मेड बाय द गवर्नमेंट टू प्रिवेंट डिक्लाइन इंडस्ट्रीज और सिंपली इनकरेज द इंडस्ट्री टू हायर मोर लेबर। In reference to agriculture, subsidies means the supply of input to the farmers at prices lower than market rates. It is generally agreed that use of subsidies to provide an incentive for adoption of new technology by farmers in general and small farmers in a particular was necessary. Some economists believe that subsidies would be phased out once the purpose of adopting them has been served. That is, technology has been found profitable and has been widely adopted. So बहुत सारे लोगों इकोनॉमिस्ट ने ये कहा कि जब ये ग्रीन रिवॉल्यूशन प्रॉपर फेज में आ जाए और सभी के पास इनफ फंड हो जाए और हमारा इकोनॉमी थोड़ा सा ग्रो कर जाए तो फिर सब्सिडी को रोक देना है। The subsidies were taken to measure in consideration that they will benefit farmer, but substantial amount of fertilizer subsidy also benefit to fertilizer industry. So कुछ यहाँ पे इकोनॉमिस्ट ये भी अगेंस्ट में भी थे कि यहाँ पे फार्मर्स से ज्यादा आज के डेट में बेनिफिट इसको सब्सिडीज को का फायदा कौन उठा रहे हैं, तो जो फर्टिलाइजर इंडस्ट्री है वो उठा रही है। ठीक है, कि जो भी पैसे है फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज को चला जा रहा है। ठीक है, सो इसके लिए वो अगेंस्ट में थे। Hence, it is argued that there is no use in continuing the fertilizer subsidies as it is not benefit the targeting group जैसे स्मॉल फार्मर्स हो गए एंड इज क्रिएटिंग ह्यूज बर्डन ऑन गवर्नमेंट फाइनेंसेस। और दूसरा उनका ये भी अगेंस्ट में उन्होंने ये भी कहा कि यहाँ पे ह्यूज बर्डन था गवर्नमेंट बजट पे, गवर्नमेंट फाइनेंस पे, कि सब्सिडीज ज़्यादा से ज़्यादा देंगे तो गवर्नमेंट का फाइनेंस यहाँ पे गड़बड़ होगा और बजट भी हमारा गड़बड़ हो जाएगा। On the other hand, some economists believe that the government should continue the agricultural subsidies because most farmers in India are poor and it will be difficult to them to afford the required input without subsidies. इसमें कुछ यहाँ पे फेवर में थे सब्सिडीज प्रोवाइड करने के लिए, तो उन्होंने क्या कहा कि यहाँ पे मोस्ट जो फार्मर्स हैं वो पुअर फार्मर्स हैं हमारे कंट्री में, सो उनके पास फाइनेंशियल यहाँ पे लैकिंग है। ठीक है, सो फाइनेंस नहीं है, तो इनके वजह से उन्हें इनपुट्स वगैरह प्रोवाइड करने के लिए सब्सिडीज देना चाहिए। Along with this, it is also believed that removing the subsidies will increase the inequality between rich and poor farmer, which will further violate the goal of equity. तो बहुत सारे यहाँ पे लोगों का ये भी कहना था कि इनइक्वालिटीज है हमारे कंट्री में, कि रिच और पुअर फार्मर में, अगर हम पुअर फार्मर को सब्सिडीज नहीं प्रोवाइड करेंगे सो रिच फार्मर इस फैसिलिटीज और HYV सीड्स के मदद से और ज़्यादा रिच होते चले जाएंगे और पुअर और ज़्यादा पुअर होते चले जाएंगे। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन का कुछ क्रिटिसिज्म भी इसी तरह है कि ये मोस्टली अल्टीमेटली ज़्यादा से ज़्यादा किसको फ़ायदा पहुंचाया, तो वैसे फार्मर्स को जो रिच फार्मर्स थे उन्हें ज़्यादा ये फ़ायदा पहुंचाया। सो आज के वीडियो में, आज के क्लास में हमने पार्ट 2 में क्या क्या पढ़ा। सो हमने पढ़ा एग्रीकल्चरल सेक्टर के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इंडस्ट्रियल सेक्टर के बारे में और फॉरेन ट्रेड के बारे में पढ़ेंगे। अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम है इस टॉपिक से रिलेटेड या किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज या इकोनॉमिक्स
या आपको अगर कोई पर्टिकुलर टॉपिक अगर पढ़ना हो, सो आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल पे भी जा सकते हो और वहाँ पे आप डीएम कर सकते हो, या फिर आप कमेंट बॉक्स में ही बता दिया करो मुझे कि ये टॉपिक अभी ज़्यादा ज़रूरी है, ये आप पढ़ा दो सर। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू एवरीवन।